आज हम लोग साइंस यानी विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाएंगे और आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो कुल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम आपको बताएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, कंसंट्रेट होकर के देखिएगा ताकि एक एक प्रश्न का उत्तर आपको भली भांति समझ में आ जाए। तो चलिए बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं, लेकिन इसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ जैसे ही हम प्रश्न पढ़ेंगे आपको इसका जवाब नीचे कमेंट में बताते चलना है। तो चलिए सबसे पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा अधिक होती है कि कम होती है कि अपरिवर्तित रहती है कि इनमें से कोई नहीं। पहला का कौन सा जवाब सही होगा? ध्यान से आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए और इसका जवाब बताइए। पानी में डूबे हुए उत्तल लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, एक उत्तल लेंस है जो पानी में डूबा हुआ है और एक उत्तल लेंस है जो कि बाहर में है यानी खुले में है, हवा में है। तो कह रहा है कि पानी में डूबे हुए उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा कम होती है कि अधिक होती है? तो इसका जवाब होगा कम होती है। पहला का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अब उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है कि 7 होता है कि 7 से कम होता है? तो ध्यान रखिएगा कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का pH मान 7 से कम होता है। दूसरा का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र क्या होता है? तो तीसरा का सही जवाब कौन सा होगा? तो 3 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा, CaOCl2 विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र होता है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक एमीटर का परिसर 0.3 एम्पियर है और इस एमीटर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है, तो उस एमीटर का अल्पमापांक क्या है? तो चौथा का सही जवाब कौन सा होगा? तो ध्यान रखिएगा चौथा का सही जवाब होगा 0.01 एम्पियर यानी चौथा का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। यह सारे क्वेश्चन हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, सब्जेक्टिव में भी पढ़ाए थे और ऑब्जेक्टिव में भी बताए हैं। तो आपका 100% सही जवाब आना चाहिए, इसका आप लोग पूरा ख्याल रखेंगे। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, तो वह तत्व X का नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा पांचवा का सही जवाब Cu हो जाएगा। अच्छा Cu किसका संकेत होता है? जल्दी से आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए। Cu किस तत्व का संकेत होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए पांचवा का सी नंबर ऑप्शन। चलिए अब छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? सबसे पहले आप सभी लोग ग्लूकोज का सूत्र जानते होंगे। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12 और O6, C6H12O6। तो यहाँ पर कह रहा है कि कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो यहाँ पर भाई साहब आप लोग देख लीजिए कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो 6 अणु होते हैं। तो छठा का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग प्लेसेंटा बोलते हैं। सातवां का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विकास के आधार पर निम्नलिखित में किसका शरीर अभिकल्प उत्तम है? विकास के आधार पर, तो ध्यान रखिएगा विकास के आधार पर किसका शरीर अभिकल्प उत्तम है? तो चिंपैंजी का। आठवां का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अब नौवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ZnO+C से बन रहा है Zn+CO। इस अभिक्रिया को आप लोग ध्यान से देखिए और बताइए कि इसमें क्या हो रहा है। कार्बन उपचयित हो रहा है कि ZnO उपचयित हो रहा है कि कार्बन अपचयित हो रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो रहा है? तो बताइए जल्दी से इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है? तो नौमा का सही जवाब होगा कि इस अभिक्रिया में कार्बन उपचयित हो रहा है। तो नौमा का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया सब कुछ हम आपको बता चुके हैं। यदि विस्तार से देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको केमिस्ट्री का वीडियो मिल जाएगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगी? यानी कि जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सा गैस निकलता है? तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। 10वां का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा।
चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है? तो 11 का सही जवाब हो जाएगा झील। 11 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तत्व X XCl2 सूत्र का एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है तथा जिसका गलनांक उच्च है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः दिए गए किस तत्व के वर्ग समूह के अंतर्गत होगा? 12 का कौन सा नंबर सही होगा? तो 12 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, Mg यानी कि मैग्नीशियम। ध्यान रखिएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन बताइए, नाइट्रोजन के द्विपरमाणुक अणु में कैसा अबंध होगा? नाइट्रोजन के द्विपरमाणुक अणु में यानी कि जब N2 लिखते हैं तो इसमें कैसा अबंध होगा? तो इसमें त्रि अबंध होगा, यानी 13 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 14 का सही जवाब आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो 14 का सही जवाब सी नंबर ऑप्शन होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। पादप में जाइलम किस चीज के लिए उत्तरदायी होता है? तो हम आपको बताए थे कि जाइलम जो होता है वह जल का वहन करता है और जो फ्लोएम होता है वह भोजन का वहन करता है, यानी कि जाइलम जल को पौधे के पूरे भाग में पहुंचाता है। तो 15 का सही जवाब ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि ATP को ऊर्जा मुद्रा के रूप में जानते हैं। तो 16 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो 17 का सही जवाब हो जाएगा रंध्र में। 17 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किस चीज के द्वारा? हृदय से रक्त को हमारे पूरे शरीर में पंप किया जाता है। तो पंप कौन करता है? तो पंप नीले करता है। 18 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ऐसे कहीं कहीं पर आपको फेफड़ा भी मिल जाएगा कि पंप फेफड़ा करता है, लेकिन फेफड़ा में 2 भाग होते हैं, अलिंद और नीले। तो ध्यान रखिएगा, नीले इसका पंप करता है। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है? तो उस पादप हार्मोन का नाम है एब्सिसिक अम्ल। ध्यान रखिएगा, 19 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अब चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जड़ का ऊर्ध्वगामी वृद्धि है। जड़ का ऊर्ध्वगामी वृद्धि क्या कहलाता है? तो गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। 20 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन, पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क किस मस्तिष्क का हिस्सा होता है? तो ध्यान रखिएगा, पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क मध्य मस्तिष्क का हिस्सा होता है। 21 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो 22 का सही जवाब हो जाएगा चबाना। ध्यान रखिएगा, चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है। चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है किस चीज में होता है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा ईस्ट में होता है। 23 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण किस चीज में होता है? तो वृषण में होता है। तो 24 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन, पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? तो पुष्प का अंडाशय वाला भाग फल बनाता है। तो 25 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। यह जितने सारे भी प्रश्न आज के इस लाइव सेशन में, इस वीडियो में हम आपसे पूछ रहे हैं, यह आपके परीक्षा के लिए VVI है। ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही सभी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन बताइए, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। 26 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 27वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? बताइए जल्दी से। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 32 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा? तो आप सभी लोग जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी क्या दी होती है, तो यहाँ पर 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। 27 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो 28 का सही जवाब हो जाएगा, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब, यानी कि यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आवर्धन और ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा होगी। 28 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहां पर होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। 29 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा।
चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के जो सूक्ष्म कण होते हैं वह किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं? बताइए जल्दी से। 30 का सही जवाब कौन सा होगा? जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण जो होते हैं वह किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं? तो इसका जवाब होगा नीला रंग। 30 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। 31 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी है? 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। 32 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अब चलिए 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो उदासीन तार का रंग काला होता है, लेकिन जो गर्म तार होता है, जो मेन तार होता है, उसका रंग लाल होता है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस युक्ति में विभक्त विलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? तो आप सभी लोगों को हम बताए थे कि विद्युत जनित्र में, जिसको विद्युत जनरेटर भी बोलते हैं, उसमें जो विभक्त वलय होता है वह दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। 34 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो 35 का सही जवाब हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश में है। 36 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? तो 37 का सही जवाब हो जाएगा टमाटर। ध्यान रखिएगा टमाटर में सबसे ज्यादा ऑक्जेलिक अम्ल मिलता है, तो 37 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अब 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम हो जाएगा। 38 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, एक्वा रेजिया जिसको अम्ल राज भी बोलते हैं या फिर रॉयल जल भी बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा एक्वा रेजिया में कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है किस अनुपात में? तो आप सभी लोगों को हम बताए थे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 भाग होता है और नाइट्रिक अम्ल 1 भाग होता है, यानी कि 3:1 का होता है, यानी 39 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अब चलिए 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, तो इसमें कितने सहसंयोजक आबंध होंगे? तो इसमें 10 सहसंयोजक आबंध होंगे। 40 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज बढ़ता है कि घटता है? तो ध्यान रखिएगा कि यदि आवर्त सारणी में बायां से दायां जाएंगे तो उसमें आवर्त सारणी में जो परमाणु का साइज होता है वह बढ़ता है, लेकिन यदि हम लोग दायां से बायां जाएंगे तो उसमें घटता है। ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर बायां से दायां है तो बढ़ेगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ पीली होती है कि नीली होती है कि चमकीला उजला कि लाल? तो 42 का सही जवाब होगा चमकीला उजला। 42 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर मापने के लिए किया जाता है? आप लोग डॉक्टर के पास जाते होंगे तो ब्लड प्रेशर जो मापता है उस यंत्र का नाम क्या है? तो उस यंत्र का नाम है स्फाइग्नोमैनोमीटर। 43 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? यानी कि रक्त को थक्का बनाने का काम कौन करता है? तो प्लेटलेट्स करता है। 44 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अबट ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो 45 का सही जवाब होगा कि अबट ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए इनमें से सभी कुछ आवश्यक है, यानी कि सोडियम भी चाहिए, क्लोरीन भी चाहिए और फास्फोरस भी चाहिए, यानी कि 45 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो ध्यान रखिएगा मस्तिष्क में जो अनुमस्तिष्क का हिस्सा होता है, यानी कि जो आगे वाला मस्तिष्क होता है, वह शरीर के स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक होता है। जो साइटोकाइनिन नामक पादप हार्मोन होता है वह किस चीज में सहायक होता है? तो यह इन सभी में सहायक होता है, यानी कि प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई वृद्धि के लिए भी
सहायक होता है। उसके अलावा जो तना का वृद्धि होता है उसमें भी साइटोकाइनिन सहायक होता है, और पादप का प्रकाश की ओर मुड़ना उसमें भी यह सहायक होता है। यानी 47 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन सी है? तो हाइड्रा में मुकुलन विधि के द्वारा प्रजनन होता है, तो 48 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्प का कौन सा भाग पराग कण बनाता है? तो पुष्प का पुंकेसर वाला भाग पराग कण बनाता है। ध्यान रखिएगा 49 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। और पराग कण कहाँ बनता है? तो पराग कण पराग कोश में बनता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए सबसे अंतिम प्रश्न हम लोग देखेंगे, जिसमें कह रहा है कि निम्न में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो मानव में मादा जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है? शुक्रवाहिका नहीं है, तो इसका सही जवाब सी नंबर ऑप्शन होगा। तो चलिए यह आखिरी प्रश्न था, और आज के इस वीडियो में हम आपको कुल 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए, जो कि विज्ञान के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करते हैं कि यह सारे प्रश्न आप लोग जरूर याद कर लेंगे, और आप लोग जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइए कि 50 में कितने क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब दे पाए हैं। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।